बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं था बैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो मौजू ये है कि क्या इस मुल्क में इलेक्शंस जो अभी अनाउंस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की रोशनी में 30 अप्रैल को, क्या ये इलेक्शन जो दो सूबाई असम्बलियां हैं, केपी की और पंजाब की, क्या ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं? अगर नहीं होने जा रहे तो क्यों नहीं होने जा रहे, और अगर होने जा रहे हैं तो क्यों होने जा रहे हैं? बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अरसा है। एक तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई दोनों अतराफ से, वो उसने इस सारे मामले को मुतनाज़ा बना दिया। क्या ये वर्डिक्ट जो प्रिंसिपल है इंसाफ के और अदल के, क्या उनके तनाज़र में ये मुतनाज़ा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इस पे मैं समझता हूं कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मेरा जो आज का मौजू है वो ये है कि क्या इलेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज का कहा है, उसकी रोशनी में अगर इसको ये इंटरप्रेट किया जाए कि वो इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने। कल इसी सवाल पे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बातें की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आखिर में फिर अपना एनालिसिस जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो एनालिसिस ये है बेसिकली जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो केपी के गवर्नर ने बकौल उनके वाजे कर दिया है कि ये इलेक्शंस नहीं हो सकते, और केपी के गवर्नर बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के वो ये कह रहे हैं कि केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पे 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो सके। दूसरा ने कहा कि पंजाब में वहां के गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि पंजाब में क्या ये इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इससे पहले भी 2 से 3 दफा ऐसे हुआ है कि चंद माह के लिए इलेक्शंस डिले किए गए हैं। तो ये कोई पहली दफा नहीं है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे कोई हम ये ना कर सके। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल 18th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी उसमें बकौल उनके कि वो उसका हिस्सा थे, वो जो जब रीड्राफ्ट उसका हो रहा था तो उसमें इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें आप इलेक्शंस को कुछ अरसे के लिए डिले कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात बड़ी रेलेवेंट की, और वो रेलेवेंट बात ये थी कि पॉपुलेशन डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस जो है वो शुरू हो चुका है। अब 2 असम्बलियों में इंतखाबात होंगे तो वो पुराने सेंसस पे होंगे। अगर ये सेंसस कंप्लीट हो जाता है और 4-5 माह के बाद इंतखाबात होते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो वो इलेक्शंस नए सेंसस पे होंगे। क्योंकि सेंसस के नतीजे में क्या होगा, मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि ये जो मर्दमशुमारी हो रही है और आपने अपने आप को इसमें काउंट करवाना है, इस मर्दमशुमारी पे मैं एक अलहदा से आपके सामने एक वीलॉग करूंगा आइंदा चंद दिनों में। ये बेसिकली इस बुनियाद पे हो रही है कि इस मुल्क में जितने लोग इस टाइम मौजूद हैं उनकी तादाद को शुमार करना है, और इस दफा कंप्यूटराइज्ड वो सेंसस है। इसके नतीजे में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डीलिमिटेशन होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज दोबारा से कॉन्स्टिट्यूंसीज की तश्कील ना होगी, क्योंकि आबादी अगर बढ़ जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी आबादी बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनली सीटों में, सूबाई असम्बली की सीटों में भी और कौमी असम्बली की सीटों में भी इजाफा हो सकता है। एक तो ये इस पॉपुलेशन सेंसस की इंपॉर्टेंस है। दूसरा इस पॉपुलेशन सेंसस की इंपॉर्टेंस ये है कि पॉपुलेशन सेंसस के रिजल्ट्स के नतीजे में जो एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को वसाइल दस्तयाब होते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन की बुनियाद पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम है,
उसका बुनियादी फार्मूला पॉपुलेशन को सबसे बड़ी वेटेज है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जिस सूबे की आबादी जितनी ज्यादा होगी उसको उतने ज्यादा वसाइल मिलेंगे। तो दूसरी उसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ सूबों की पुरानी मर्दमशुमारी पे डिलिमिटेशन और इलेक्शंस होंगे और जनरल इलेक्शन, और कुछ सूबों में आप नई मर्दमशुमारी के तहत करेंगे, तो ये एक मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर सूबों में आज मरकज में उनकी हुकूमत है, तो अगर इमरान खान साहब की पार्टी हार गई तो वो ये इल्जाम लगाएगी कि सेंटर ने वहां मुदाखलत की थी, और अगर कल कला को वो जीत गए तो ये इल्जाम लगाएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि अगर आप पीस मील अप्रोच के जरिए इलेक्शंस दो सूबों में अभी और बाकी सूबों में बाद में और सेंटर में बाद में इलेक्शंस करवाएंगे तो 15 अरब रुपया फालतू लगेगा। ये उन्होंने बात की। मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन करवाने के मूड में नजर नहीं आ रही मुझे, और अब उसके लिए चीजें अनफोल्ड होंगी। एक सिनारियो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बेसिकली अब ये फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चेयरमैन रिजाइन कर दें तो इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस कुछ वक्त लेगा। तो ये इलेक्शंस कैसे होंगे, मैं एक आपके सामने एक सिनेरियो जो है वो पेश कर रहा हूं। तो अब देखना ये है कि ये चीजें किस तरह से और कैसे अनफोल्ड करती हैं। लेकिन आईएमएफ का जो प्रोग्राम है जो कि इस टाइम स्टॉल्ड है, इसकी रिवाइवल अगर नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए, और ऐसा फैसला करना चाहिए जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों। ये इंस्टेबिलिटी कितना अरसा बरकरार रहेगी और कितना अरसा इस तरह से चीज़ों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पे हम चलाते रहेंगे। इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको भी बैठकर इस मसले के हल के लिए बातचीत और डायलॉग का आगाज करना चाहिए। आज कल उन्होंने इस बात की निशानदेही की है और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही जो पुराने आर्मी चीफ हैं उनके कोर्ट मार्शल की बात भी कर रहे हैं। तो देखें, अगर आपने डायलॉग करना है तो उसके लिए आपको अपना नैरेटिव एक वो जो है वो रखना पड़ेगा। डायलॉग करना है तो उनके पास बैठे, आप बैठ के उनसे जरूर ये मुतालबा करें कि अगर किसी ने इस मुल्क के साथ कोई अच्छा नहीं किया तो उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो हो। लेकिन फिर आइन और कानून के तहत अगर कार्रवाई होनी है तो फिर एक आर्मी चीफ नहीं होंगे, फिर और बहुत से लोगों के नाम भी उसके अंदर आएंगे। तो ये एक अलग एक मामला है जिस पे बैठ के जो है इन लोगों को ये कम से कम तय करना चाहिए कि रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। अगर आप खेल के दौरान किसी रूल के तहत नहीं चलना चाहते तो वो खेल नहीं हो सकती। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस मुल्क की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी कानून, कायदे और असूल और ज़वाबित के, तो उसका नतीजा यही होगा जो आजकल पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि मिलिट्री को सियासत में नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं। जुडिशरी के मामला तो माशाल्लाह हैं, वो आपके सामने हैं, और आजकल जो ट्रक्स की बातें हैं वो आपके सामने हैं। वो एक अलहदा उसके बारे में फिर किसी टाइम बात की जा सकती है कि ये ट्रक क्या होते हैं और पेटी क्या होती है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं।
ये एक अलग डिबेट है। देखें, बैठें और बैठ के इस चीजों का फैसला करें। एक आखिरी बात और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है, जहां पे कुछ बातें ऐसी हों कि जो इस मुल्क में सर्टेनिटी को इंश्योर करें। ये जो अनसर्टेनिटी है या बेयकीनी और की सूरत हाल है, इसको खत्म किया जाए। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अगर बात कर लें आप सब बैठकर, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चूंकि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये लोगों की जिंदगियों को उसने अजीरन कर दिया है। और अगर इस मुल्क के अंदर सर्टेनिटी नहीं होगी तो फिर मुआशी सूरत हाल हर आए दिन अबतर से अबतर होती जाएगी। इसलिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी प्री रिक्विजिट है ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की। तो मेहरबानी करें और बैठ के बातचीत करें। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।